नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था ऊष्मागतिक प्रायिकता के बारे में। तो उसके बाद आज हम उसका ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता में संबंध, रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं छोटा सा। मान लीजिए कोई ये दो चैम्बर बने हैं। ठीक है, ये ए इसको नाम देते हैं, इसको हम बी नाम देते हैं। इसके लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता होगी W1, इसके लिए W2। इसमें पार्टिकल बिखरे हैं। ऊष्मागतिक प्रायिकता पार्टिकल्स की होती है। इसके लिए हम एंट्रोपी देंगे S1, इसके लिए हम एंट्रोपी मानेंगे S2। एंट्रोपी को S से दर्शाया जाता है और थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी को W से। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी S से दर्शाते हैं। इसके लिए एक बेसिक सी चीज़ हम लिखते हैं नोट लगा के। वो क्या होती है, एंट्रोपी कुल प्रायिकता का फलन होती है। प्रायिकता का फलन होती है। S फलन है W का, इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। ठीक है, ये जो पहला तंत्र हमने लिया था, पहला चैम्बर हमने लिया था, इसके लिए एंट्रोपी क्या होगी, फर्स्ट सिस्टम ऑफ एंट्रोपी इज, इसको हम S1 से डिनोट करके FW1, इसकी प्रायिकता का ये फलन होगी एंट्रोपी। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे के लिए सेकंड S2 फलन होगी FW2 का। ठीक है, तो टोटल एंट्रोपी क्या होगी, टोटल एंट्रोपी S बराबर में S1 प्लस S2। इसको हम समीकरण 2 नाम देते हैं, इसको 3 व इसको हम समीकरण 4 नाम देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 इन 4, अभी जो हमने 4 समीकरण बनाई, पहली दूसरी तीसरी समीकरण का हम इस चौथी समीकरण में यूज करेंगे। तो क्या आएगा, FW बराबर में FW1 प्लस FW2, इसको हम समीकरण नाम देंगे 5। अभी हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो क्या होती है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज मल्टीप्लिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम अभी क्या लिखेंगे, W बराबर में W1 डॉट W2, इसको हम इक्वेशन नाम देंगे 6। इक्वेशन 6 को हम 5 में यूज करेंगे, इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। तो क्या बनेगा, FW1 डॉट W2 बराबर में FW1 प्लस FW2, इसको इक्वेशन नाम देंगे इक्वेशन 7। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले W2 को कांस्टेंट रखेंगे, W1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में W1 को कांस्टेंट रख के W2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, W2 कांस्टेंट W1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा, W2 F डैश W1 डॉट W2 बराबर में F डैश W1, इसको इक्वेशन नाम देंगे 8। तो अब हम क्या करेंगे, W1 को कांस्टेंट रखेंगे, W2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, W1 कांस्टेंट W2 डिफरेंशिएट। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, W1 F डैश W1 डॉट W2 बराबर में F डैश W2, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 9। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 9 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 8 से, इक्वेशन 9 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास इसके लिए मान क्या आएगा, W1 F डैश W1 W2 अपॉन में W2 F डैश W1 डॉट W2 बराबर में क्या हो जाएगा, F डैश W2 बटा में F डैश W1। देखिए F डैश से ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, W1 बटा W2, और यहाँ पे ये कंप्लीट हमारे पास बच जाएगा।
तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे W1 को इस वाले से, W2 को इस वाले से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, W डैश F डैश W1 बराबर में W2 F डैश W2। इसको इक्वेशन 10th नाम देंगे। अब नेक्स्ट पेज से इसको कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन 10 हमारे पास क्या थी, W डैश F डैश W1 बराबर में W2 F डैश W2। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन 10। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, W डैश F डैश W1 इक्वल्स टू W2 F डैश W2 इक्वल्स टू W1 F1 W1 बराबर में कांस्टेंट, और ये बराबर है। ठीक है, ये बराबर होगा कांस्टेंट के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, W1 F डैश W1 बराबर में W2 F डैश W2 बराबर में के या कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट में हम इसके लिए मान ज्ञात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम इसको इसके इक्वल करके मान ज्ञात करेंगे। तो पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, W डैश F1 W1 इक्वल्स टू के, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, W2 F डैश W2 इक्वल्स टू के। इस W1 को हम के अपॉन में भेज देते हैं, F डैश W1 इक्वल्स टू के अपॉन W1। सेम हम इधर करेंगे, F डैश W2 इक्वल्स टू के अपॉन W2। अब हम क्या करते हैं, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल अपॉन डेल W1 F W1 इक्वल्स टू के अपॉन W1। इधर ही सेम हम करेंगे, W2 F W2 इक्वल्स टू के अपॉन W2। क्या बचेगा, डेल F W1 इक्वल्स टू के अपॉन W1 डेल W1। इधर हमारे पास क्या बचेगा, डेल F W2 अपॉन के अपॉन W2 डेल W2। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेल वाला पार्ट जो है, डिफरेंशिएट का पार्ट है, वो हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, F W1 इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, के लोग W1 प्लस ए, यहाँ पे कांस्टेंट बच जाएगा। इसको हम इक्वेशन 11 नाम देंगे। सेम इधर ही इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, F W2 के लोग W2 प्लस बी कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास बचता है। इसको हम इक्वेशन नाम देंगे 12 नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 11 और 12 को इक्वेशन हम 5 में यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 11 एंड 12 इन इक्वेशन 5th। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, F W बराबर में के लोग W1 प्लस ए प्लस के लोग W2 प्लस बी। दोस्तों यहाँ ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो इसको हम सी के बराबर लिख सकते हैं, सी बराबर में ए प्लस बी। सी भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, F W इक्वल्स टू के लोग W1 प्लस के लोग W2 प्लस सी लिखेंगे हम इसको। देखिए दोस्तों, क्योंकि सी एक से बहुत छोटा है, इसका आंशिक अवकलन किया था हमने, तो यहाँ पे क्या है, सी बहुत छोटा है एक से, तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, F W बराबर में के लोग W1 प्लस के लोग W2। इसको हम के कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा लोग W1 प्लस लोग W2 ln m प्लस ln बराबर में ln m डॉट n, ये फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, F W बराबर में के ln W1 डॉट W2। इस हिसाब से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं।
दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं प्रायिकता जो होती है वो मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम W1 डॉट W2 लिखते हैं। इसलिए हम जो हमारी लास्ट समीकरण आई थी उसको भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, FW इक्वल्स टू K log EW। इसको हम इक्वेशन 13 नाम देंगे। बट द एंट्रोपी इज ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंट्रोपी क्या होती है? हमेशा प्रायिकता का फलन होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू FW। इसको इक्वेशन 14 नाम देंगे। इक्वेशन 13 और 14 से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 30 एंड 14 से S इक्वल्स टू K log W। इसको इक्वेशन नाम देंगे 15। ठीक है, अभी जो हमें इक्वेशन 15 प्राप्त हुई है यही एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता के बीच में हमें संबंध दिखाती है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 15 इज प्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके जाइएगा।